हाय फ्रेंड, आईडी क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 9 का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हमने 2 चैप्टर को पहले ही कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमको सपोर्ट करने के लिए ठीक है लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के 2 पिंड। ठीक है, अब जान ही रहे हैं चंद्रमा के पृष्ठ पर पृथ्वी की तुलना में जो ग्रेविटी होता है क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ग्रेविटी वहाँ क्या होता है, कम होता है। और जो ग्रेविटी होता है, ठीक आपने यहाँ पढ़ा होगा, जी का वैल्यू होता है फार्मूला जी कैपिटल एम होता है, नीचे आर स्क्वायर होता है। जो ये ग्रेविटी होता है यहाँ स्मॉल एम नहीं आता है, यानी ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जी का जो वैल्यू है उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि विभिन्न द्रव्यमान। ठीक है, तो जब विभिन्न द्रव्यमान कह देगा तो उस पर ग्रेविटी डिपेंड नहीं करेगा, तो फिर उन दोनों का वेग क्या होगा, समान होगा। ठीक है, कि वेग किसी भी क्षण क्या होंगे, समान होंगे। और दोनों एक साथ ही जैसे हो, आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि समान ऊंचाई से 2 वस्तुओं को गिराया जाता है तो कितने समय में पहुँचेंगे, दोनों एक समान से पहुँचते हैं। और उस किसी के वेग किसी भी क्षण क्या होते हैं, समान होते हैं, उनके वेग भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाए इसका, पहला वाला। भाई त्वरण के विभिन्न त्वरण होंगे, त्वरण क्या होंगे, विभिन्न नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ बल का कोई लेना देना नहीं रहेगा, जड़त्वों में परिवर्तन हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाए इसका, पहला हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ होता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों, जैसे हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया। ये क्या हो गया, विषुवत रेखा हो गया, ये हमारा केंद्र हो गया। तो यहाँ पर केंद्र पर जो, ठीक है, केंद्र पर जी का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पूरा समझ लीजिए, जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब विषुवत रेखा पर, ठीक है, इसको 0 अक्षांश बोलते हैं या विषुवत रेखा, यहाँ पर न्यूनतम होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम होता है। यहाँ पर क्या होता है, न्यूनतम होता है। और ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि इसके केंद्र पर जी का वैल्यू 0 होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुव पर क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी हम कह सकते हैं जब हम विषुवत रेखा से, ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव पर जाते हैं, तो हमारा जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ऑप्शन में कह रहा है विषुवत वृत्त तथा ध्रुवों पर समान होता है। भाई विषुवत वृत्त तथा ध्रुव पे कहाँ समान होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। भाई ये ध्रुव है, ध्रुवों पे तो अधिकतम होता है, न्यूनतम नहीं होता। कह रहे विषुवत वृत्त पर न्यूनतम होता है। भाई विषुवत वृत्त पर क्या होता है, न्यूनतम होता है, अभी बताए हैं, यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता है, ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर बढ़ता नहीं, घटता। भाई जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तब बढ़ता है, इसका उल्टा हो जाएगा, जब ध्रुव से विषुवत तरफ बढ़ेंगे तो घटेगा ना कि बढ़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, कितना है, F है। यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखते हुए आधे कर दिया जाए। देखिए इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है यदि दोनों पिंडों के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी को समान रखना है, क्या, दूरी को समान रखते हुए, ठीक है, आधे कर दिया जाए। आधे क्या करना, उनके द्रव्यमान को कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितने हो जाएंगे। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कितना होता है, आपने पढ़ा होगा, F बराबर कितना होता है, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब कह रहा है कि इस जो दूरी है इनको क्या करना है, समान रखना है और इनके द्रव्यमान को क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो हमारा F कितना हो जाएगा, F नया वाला, ठीक है, F नया कितना हो जाएगा, जो नया बल है तो कितना हो जाएगा, G तो वहीं रहेगा। अभी कितना होगा, m2 हो जाएगा, m1 का हाफ हो जाएगा, m2 का भी कितना हो जाएगा, हाफ। और नीचे का वैल्यू क्या है, समान ही रखना है। तो अब यहाँ पर देखिए 1/2 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/4 आ जाएगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा 4 आएगा तो बचेगा कितना, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इतना का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, हम जानते हैं F होता है, यानी हमारा जो नया बल है वो कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर इसका वैल्यू जब हम F रखेंगे तो कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। तो नया बल कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक वृत्ताकार है, ठीक है, तो वृत्ताकार पथ पे जब यहाँ पर कोई कण होगा तो इसकी गति ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी गति क्या होगा,
ऐसे होगा। तो यहाँ पर इसका वेग काम करता है और इसके केंद्र की तरफ क्या करता है, बल काम करता है। और जब बल काम करेगा तो इधर क्या होगा, त्वरण भी काम करेगा। केंद्र की तरफ त्वरण और बल काम करते हैं। आइए देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, कह रहा है वृत्ताकार पथ में गति करेगा। जब भाई ये टूट जाएगा तो वृत्ताकार पथ में गति थोड़ी ना करेगा, ये इसके डायरेक्शन में क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा, ये पहला गलत हो जाएगा। कह रहा है वृत्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश करेगा। भाई केंद्र की ओर कहाँ गति करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बल थोड़ी ना पूछ रहा है, गति तो इधर आगे की तरफ बढ़ेगा ना ये टूटने के बाद। उसके बाद सी वाला ऑप्शन है वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा। यही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, देखिए वृत्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश, तो ये क्या, हाँ ये स्पर्शी होगा ना, ये क्या होगा, स्पर्श इसको करेगा तो यही इसकी क्या करेगा, गति करेगा। यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लड़के से दूर वृत्ताकार पथ के अभिलंबवत सरल रेखा के अनुदिश करेगा। भाई लड़के से लंबवत ही हो जाएगा, ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो ये कभी भी लंबवत नहीं, इधर भी नहीं करेगा, इधर भी नहीं करेगा, लंबवत कभी भी नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका, सी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है किसी पिंड को बारी बारी से विभिन्न घनत्वों के 3 द्रव में रखा जाता है। यदि पिंड D1, D2 तथा D3 घनत्वों को के द्रवों में क्रमशः 1/9, 2/11, 3/7 भाग को द्रव से बाहर रखते हुए तैरता है, घनत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। अब देखिए जैसे तीन है, ऐसे बना लीजिए दोस्तों। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि जब भी कोई जहाज़ नदी से या तालाब से समुद्र में जाती है तो उसका तल उठा हुआ होता है। क्योंकि जो समुद्र का पानी का घनत्व होता है, क्या होता है, अधिक होता है। अब जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वहीं क्या होगा, वहीं ज़्यादा ऊपर उठा होगा। तो अब इसमें चेक कर लीजिए कि ये कौन सा सबसे ज़्यादा उठा हुआ है। तो ये कितना दिया, पहले वाले का जो दिया है घनत्व, इसका D1 है, इसका D2 है, इसका D3 है। और इसका घनत्व कितना दिया है, 1/9 दिया। कितना दिया है, 1/9 दिया है। कितना दिया है, 1/9 दिया है। और दूसरे वाले कितना दिया है, 2/11 दिया। कितना दिया, 2/11। तीसरे कितना दिया, 3/7 दिया। अब 1/9 को दशमलव में चेंज करोगे तो कितना हो गया, दशमलव हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा। तो इधर 11 है तो 9 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा भाई, देखिए 10 हो जाएगा तो 9 एकम 9, ठीक है, सॉरी 9 एकम 9 होगा, यानी 1 बचेगा। तो फिर 10 हो जाएगा, 9 एकम 9, यानी कितना हो जाएगा, 0.11 हो जाएगा। अब 2/11 तो 11 से भाग करेंगे तो 0.20 हो जाएगा। 11 एकम 11, 11 एकम कितना हो जाएगा, 11, 9 बचेगा, 9 बचेगा तो 0.10 बढ़ाएंगे 90 हो जाएगा। तो 11 8 88 कितना हो जाएगा, 0.18 हो जाएगा। अब 3/7 को चेंज करते हैं तो अब दशमलव बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है, D3 का सबसे ज़्यादा उठा कौन है, 0.4 उठा है, ये 0.18 उठा है, ये 0.11 उठा है। यानी सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा उठाएगा। यानी सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, D3 का, फिर D2 का होगा, फिर उससे कम D1 का होगा। यानी सबसे बड़ा D3 कहाँ पे दिखाई दे रहा है, D3, उसके बाद D2, ये D वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, D वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए D1 बड़ा दिया इसलिए नहीं होगा, यहाँ पर भी D1 बड़ा है इसलिए भी नहीं होगा, और यहाँ पर भी ये D3 को कम दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए D3 सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा D2 होगा, उससे छोटा D1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका D हो जाएगा। चलिए F बराबर G/m/d² में राशि G है तो न्यूटन का सार्वत्रिक ये क्या कहलाता है, ये सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है। कैपिटल G क्या कहलाता है, सार्वत्रिक नियतांक कहलाता है, ठीक है। तो परीक्षण स्थल पर G के मान पर निर्भर करता है, G किसी पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। और एक का उपयोग 2 द्रव्यमानों के साथ ये भी नहीं होगा, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होगा। भाई G का वैल्यू बदलता है, कैपिटल G का नहीं। प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक होता है, क्या होता है, प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक होता है जी किसी पे डिपेंड नहीं करता। आप इसी के साथ ये भी ध्यान रख लीजिए दोस्तों, जो G का वैल्यू होता है किसी पे डिपेंड नहीं करता, और इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसका क्या होता है, यूनिट होता है इसका ये वैल्यू, इसको भी ध्यान रखिए, कभी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, केवल पृथ्वी तथा बिंदु द्रव्यमान के बीच होता है, ये गलत बात है, ठीक है। केवल सूर्य तथा पृथ्वी के बीच होता है,
जरूरी नहीं है, जैसे सूर्य पृथ्वी के बीच भी होगा, कहीं पर भी दो वस्तुओं उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। भाई सूर्य पृथ्वी के केवल कह दिया ना, केवल क्यों होगा भाई, सूर्य पृथ्वी के बीच भी होगा, सूर्य चंद्रमा के भी बीच होगा, सभी के बीच दो वस्तु होना चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होगा, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा ही है। द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। केवल दो आवेशित पिंडों के बीच, ये भी क्या होगा, गलत हो, तो कौन सा ऑप्शन सही हो, इसका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के नियम में जी का मान, ठीक है, जी का मान क्या होता है, केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये किसी पे निर्भर नहीं करता है। त्रिज्या पर निर्भर करता है, नहीं निर्भर करता है। द्रव्यमान त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, यही क्या होगा, सही होगा, किसी पे निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दो कण कुछ दूरी पर रखे हैं, ठीक है, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान दुगने कर दिए जाएं तो उनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं यह बराबर कितना होता है, जी m1 m2 अपान r स्क्वायर। कह रहा है इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती है, यानी इसको चेंज नहीं करना है। और कह रहा है दोनों कणों के द्रव्यमान दोगुने कर दिया जाए, यानी ये 2m1 कर दिया जाए, ये 2m2 कर दिया जाए, तो दो दूनी 4 है, 2 4 पहले आ जाएगा, यानी जो पहला जो फोर्स है कितना हो जाएगा, उसका 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। बटे में होता तो 1/4 गुना होता, ठीक है। दो दूनी कितना होगा, 4, ये कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा है, ठीक है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, तो किसके द्वारा, ये सबको पता है, ये गुरुत्व बल द्वारा। किसके द्वारा जकड़ा हुआ है, गुरुत्व बल द्वारा, पवन द्वारा नहीं है, बादलों द्वारा भी नहीं है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा भी नहीं है। तो हमारे जो वायुमंडल है पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, किसके द्वारा, गुरुत्व बल द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है। देखो कह रहा है एकांक दूरी पर, दूरी कितना होना चाहिए, एकांक, और दो एकांक द्रव्यमान, द्रव्यमान भी कितना होना चाहिए, एकांक, आकर्षण बल होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हम जानते हैं कि जो F बराबर क्या होता है, जी m1 m2, ठीक है, जी m1 m2 अपान r स्क्वायर, यही तो होता फार्मूला। तो r का वैल्यू एकांक कह रहा था, यानी इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, द्रव्यमान भी एकांक, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, 1, यानी जो हमारा फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल जी के बराबर हो जाएगा। तो कह रहा आकर्षण बल कहलाता है, किसके बराबर होगा, ये जी के बराबर, यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, ठीक है, r त्रिज्या की पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार। अभी दोस्तों हम ऊपर बताए हैं कि जैसे हमारा पृथ्वी है, ठीक है, तो इसके केंद्र पर जी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, केंद्र पर इसका वैल्यू 0। अब विषुवत रेखा पे क्या होता है, न्यूनतम होता है, ध्रुव पे क्या होता है, अधिकतम होता है, ध्रुव पे क्या होता है, अधिकतम होता है। तो कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर जब भाई यहाँ पर ग्रेविटी का वैल्यू 0 है, तो पिंड का भार, पिंड का W बराबर हम क्या जानते हैं, mg होता है। पिंड का भार यानी W बराबर कितना होता है, mg, और जी का वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो भार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पिंड का भार क्या हो जाएगा, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार होगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 10 न्यूटन था, ठीक है, पिंड का भार कितना था, 10 न्यूटन, डुबाने पे कितना हो जा रहा है, 8 न्यूटन हो जा रहा है, तो कितना विस्थापित करेगा, 2 न्यूटन करेगा। पहले 10 था, 10 से 8 हो जा रहा, तो कितना विस्थापित करेगा, 2 न्यूटन करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है एक लड़की 60 सेंटीमीटर लंबे, 40 सेंटीमीटर चौड़े, 20 सेंटीमीटर ऊंचे किसी बॉक्स पर 3 ढंग से खड़ी होती है। बॉक्स द्वारा लगाया गया दाब, तो हम दो जानते हैं दोस्तों, जो हमारा दाब होता है P बराबर किसके होता है, यह बटे A, ठीक है, यह बटे A, यानी जो हमारा दाब डिपेंड करेगा उस किस पे डिपेंड करेगा, उसके क्षेत्रफल पर। और जिसका इसमें पूछा है कि लगाया गया दाब होगा, तो जिसका क्षेत्रफल कम होगा उस पर जो दाब लगेगा वो क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि दाब इस एरिया के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर प्रेशर अधिक होगा।
आइए देखते हैं अब ऑप्शन में। कह रहा तब अधिकतम होगा जब आधार लंबाई व चौड़ाई से बना है। जब आधार कैसे बना हो, लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई 60 है, चौड़ाई 40 है, तो 60 और 40 का गुणा करेंगे 6 चौक 24, यानी कितना हो जाएगा 24 के आगे डबल जीरो, कितना हो जाएगा डबल जीरो। कह रहा जब अधिकतम आधार चौड़ाई व ऊंचाई से बना हो। आधार कैसा बना हो, चौड़ाई व ऊंचाई, यानी 4 दूनी 8 डबल जीरो, यहाँ कितना बनेगा 8 डबल जीरो, यानी 800 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 800 हो जाएगा। और तीसरे के लिए कह रहा है जब आधार ऊंचाई व लंबाई से बना हो, यानी 20 गुणे 60, यानी 6 दूनी 1200, यानी इसका कितना क्षेत्रफल होगा 1200। ठीक है, अब दोस्तों कह रहा है कि अधिकतम, अब तीनों प्रकरणों में समान तो कभी नहीं होगा। अब बताना अधिकतम कम होगा। अभी समझाएं दोस्तों, जहाँ पर क्षेत्रफल कम होगा वहाँ पर दाब अधिक होगा। तो क्षेत्रफल किस में कम हो रहा है, दूसरे वाली कंडीशन में जो हमारे क्षेत्रफल क्या हो रहा है कम हो रहा है, इसी में दाब क्या होगा अधिकतम होगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। कह रहा है कोई सेब किसी वृक्ष से पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर पृथ्वी व सेब के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। ये तो बात सही है भाई, न्यूटन वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो सेब की बात न आए तो सारे क्वेश्चन अधूरे रह जाएंगे। यदि पृथ्वी द्वारा सेब पर आरोपित बल का परिमाण F1 है तथा सेब द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल का परिमाण F2 है, तो क्या होगा, इन दोनों बल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।